डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करने के बाद आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 की। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सरसाइज 4.4 में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिकली इसमें आपको क्या मिलने वाले हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम मिलने वाले। वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब कि जो क्वेश्चन होगा वो वर्ड्स में लिखा होगा, उन्हें पढ़ने के बाद उसका आपको इक्वेशन बनाना होगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और वर्ड्स को इक्वेशन में बनाना आप ऑलरेडी पहले के एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। बस क्या करना है, जो आपका न्यूमेरिकल मतलब जो क्वेश्चंस हैं वर्ड्स में जो लिखे हुए हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ करके देखना है। ठीक है, पढ़ करके अगर ध्यान से आप उसे समझ लेते हैं तो समझ लीजिए 50% क्वेश्चन तो आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी 50% क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा केवल। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं और हम बात करते हैं पहले ही क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है कि सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब इक्वेशन बनाइए और उसके बाद में उसको क्या करिए, सॉल्व करिए, जिससे आपको अननोन वैल्यू का पता चले। अननोन वैल्यू मतलब वही जो हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें वेरिएबल होगा उसी अननोन वैल्यू को ही, वेरिएबल को ही अननोन वैल्यू कहते हैं और उसी की वैल्यू आपको पता करनी रहती है। चलिए तो पहले ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट का ए पार्ट, इसमें दिया हुआ है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। मतलब ऐड 4 मतलब आपको 4 ऐड करना है, किसमें, टू 8 टाइम्स, 8 गुने में। किसके 8 गुने में, अ नंबर, किसी एक नंबर के 8 गुने में। तो मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई एक नंबर है जिसके 8 गुने में आपको 4 ऐड करना है। ठीक है, और तब आपको आंसर मिलेगा 60। तो यू गेट का मतलब आप समझिए इक्वल, कि यू गेट का मतलब होता है इक्वल लगाना। ठीक है, तो एक नंबर लेना है, हमें उसका कितना करना है, 8 टाइम करना है और फिर उसमें +4 कर देना है और इक्वल टू क्या लगा देना है, 60 लगा देना है। बस सिंपल। तो एक नंबर लेना है, तो ये जो एक नंबर मैंने बोला यही है वेरिएबल। अब इसी को आप जो मानना चाहते हैं ABCD XYZ वो मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि लेट द अननोन नंबर, लेट द अननोन नंबर बी, क्या मानते हैं, कई बार x माना, चलो इस बार y मान लेते हैं। लेट द अननोन नंबर बी y। ठीक है, हमने वो अननोन नंबर क्या मान लिया, y मान लिया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख करके, मतलब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं। 8 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो नंबर जो हमारा y है इसका क्या करना है, 8 टाइम्स, मतलब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 टाइम्स ऑफ द नंबर और इसमें क्या ऐड करना है, 4। तो ये लीजिए 4 ऐड कर दिया। ठीक है ना, अगर ऐसा करते तो यू गेट मतलब मैंने क्या बताया, इक्वल। तो इक्वल का साइन लगा करके क्या मिलता है हमको, 60 मिलता है। तो ये हो गया आपका 60। तो ये आ गया बेसिकली, ये 8 इंटू वाई को 8y लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ देखिए ये +4 है, +4 को जब उस साइड भेजेंगे आप तो क्या हो जाएगा, -4, सबको पता है। तो 60 - 4 ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज। चलिए देखिए क्या हो जाएगा फिर, ये 8y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 56। ठीक है ना, तो 8y इज इक्वल टू कितना आ गया, 56 आ गया। क्या लिखा था, 8y इज इक्वल टू 56 लिखा था। अब क्या करेंगे, y, यही अननोन क्वांटिटी थी, इसी की वैल्यू पता करनी थी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है ना यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के साथ में रूप में है, तो इसका जब उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 56/8। 8 से कट करें, 8 बन जाए 8, 8 से बन जाए 56। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया सबके। चलिए, तो देखा आपने कैसे जो है हमने एक वर्ड्स में इक्वेशन लिखे हुए थे उसको सॉल्व किया और उसका जो है आंसर बताया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन मतलब चलिए इसी में से एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, फर्स्ट का ही, उसके बाद में सेकंड पे चलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट का और कौन सा क्वेश्चन बता दूँ। ठीक है, एक ऐड का बताया है, चलिए एक सब्ट्रैक्ट का बता देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको मतलब डी पार्ट है, ये वाला डी।
ठीक है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं, फर्स्ट का डी पार्ट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। मतलब कहा जा रहा है कि जब मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया, किसको सब्ट्रैक्ट किया? 11, मतलब आपको 11 माइनस करना होगा, याद रखिएगा। लेकिन किस में से माइनस करना होगा? यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। फ्रॉम मतलब से, किस में से? ट्वाइस माने दुगना, ट्वाइस माने क्या होता है? दोगुना, दुगने से, किसी के? एक नंबर के दुगने से, मतलब कोई एक नंबर। तो कोई एक नंबर मतलब वही वेरिएबल। तो बेसिकली समझ में आ गया होगा आपके कि हमारे पास क्या है, कोई एक वेरिएबल है, ठीक है ना। जैसे मान लो y वेरिएबल है, उसके दुगने में से आपको क्या माइनस करना है? 11 माइनस करना है। तो जब इस वेरिएबल के दुगने में से 11 माइनस किया तो क्या मिला हमें यहाँ पे? द रिज़ल्ट वाज 15। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 15। ठीक है ना। तो बस व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम अ ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। तो 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 15। बस यही आ गया आपका। अब ये इक्वेशन जो है इसी को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने अभी पहले वाला करके दिखाया। एकदम कोई मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। चलिए इसमें एक क्वेश्चन जी वाला, जिसमें क्या रेशनल नंबर के रूप में कुछ है, तो उसको भी बता देते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए इसमें दिया हुआ है फर्स्ट का जी पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का जी क्या है? अनवर्ड थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिज़ल्ट इज़ 23। चलिए ठीक है, यहाँ बात की जा रही है, एक कोई लड़का है अनवर, ठीक है ना। वो कह रहा है कि वो एक नंबर के बारे में सोचता है, तो कोई एक नंबर मानता है, कोई एक नंबर मतलब कोई भी वेरिएबल मानता है बेसिकली। उसके बाद वो क्या है, वो कहता है कि इफ़ ही टेक्स अवे 7, और फिर वो टेक्स अवे मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। टेक्स अवे मतलब ऐसा होता है निकालना, तो निकालना माने क्या? सब्ट्रैक्ट करना। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ़ ही सब्ट्रैक्टेड 7, अगर वो 7 सब्ट्रैक्ट करता है, किस में से 7 सब्ट्रैक्ट करता है? 5/2 ऑफ द नंबर। तो इसका मतलब वो जो नंबर उसने माना है सबसे पहले उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करना है? नहीं, पहले उस नंबर का 5/2 पता करना है। तो 5/2 पता करने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, बस 5/2 से मल्टीप्लाई होता है और कुछ नहीं। तो मतलब ये हो गया कि आपने जो नंबर माना, मतलब अनवर ने जो नंबर माना है उसमें 5/2 से पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 7। और जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब रिज़ल्ट आएगा 23। तो मान लेते हैं हम कि लेट अनवर क्या? लेट अनवर थिंग्स ऑफ द नंबर विच इज़ क्या? उसको क्या मान ले? चलिए एक्स मान लेते हैं। तो माना हमने अनवर ने एक कोई नंबर सोचा जो क्या है आपका एक्स है। अब वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके ऐसे, अब उसके बाद में फिर क्या करेंगे? वही है एक्स है, उसका क्या करना है आपको? 5/2 करना है, और उसमें से क्या माइनस करना है? 7। और जब माइनस करेंगे 7 तो क्या आंसर आएगा आपका? 23। बस यही हो गया, इक्वेशन बन गया आपको। अब इसी को सॉल्व कर लो। चलो, तो ये 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये 7 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 23 + 7। तो दिस इम्प्लाइज 5/2 एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 27 + 3 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो 2 है ये डिवाइड के रूप में उधर जाके क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बन जाएगा। और ये जो 5 है, अच्छा चलिए एक एक करके करता हूँ, पहले 2 को भेजता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे 5 और x ऊपर नीचे है, तो ये 5x ऐसे बचेगा इज इक्वल टू 30। यहाँ पहले से था राइट साइड में, 2 लेफ़्ट से जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 लेफ़्ट में डिवाइड के रूप में था इसलिए मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना? 32 जा 60, ठीक है ना, 60 है ये। तो अब यहाँ देखिए 5x मतलब 5 × x, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई के रूप में उधर जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड। तो इधर 60 ऑलरेडी पहले से है और यहाँ अपॉन आ जाएगा 5। तो 5 से 60 को जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12।
तो बेसिकली आ जाएगा आपका आंसर x इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब अनवर ने जो नंबर सोचा था वो क्या है, वो नंबर है 12। ठीक है, आप चाहो तो इसे चेक कर लो, 12 का 5/2 करना पहले और उसमें से 7 सेपरेट करना, आप देखोगे कि आपका आंसर 23 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वैसे ही है बिल्कुल जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसमें से कौन सा बता दूं, चलिए इसमें से जैसे सेकंड वाला बताता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में है। इससे आपका क्या होगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी आपको एक बार रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें ये है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, द बेस एंगल्स आर इक्वल। तो चलिए पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ट्रायंगल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलीन। तो इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, जबकि आइसोसेलेस में केवल कोई 2 साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन से 2 साइड इक्वल हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है अगर, और ये आइसोसेलेस है अगर, तो इसके 2 साइड इक्वल होंगे। तो कौन से 2 साइड इक्वल होंगे? इसमें यहाँ पे जो 2 साइड इक्वल होंगे वो कह रहा है कि द बेस एंगल आर इक्वल, मतलब जो बेस एंगल है, जैसे मान लो अगर ये बेस मानते हो आप, ये वाला साइड, पहले नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अगर आप मानते हो कि हमारा बेस बी सी है तो इसके 2 एंगल, एक एंगल बी होगा और एक एंगल सी, ये दोनों इक्वल है। तो आपको पता है अगर दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट के साइड ये वाले भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ए बी इक्वल होगा ए सी के। ठीक है, तो चलिए फिर क्या लिखा है, तो बेस एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, द वर्टेक्स एंगल इज़ 40 है, 40 है ना, देख लेते हैं, हाँ 40 ही है। चलिए तो फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें बेस एंगल ये है और वर्टेक्स वाला जो एंगल है वो है 40। ठीक है, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ये लीजिए भाई, आपसे बेस एंगल जो आपने यहाँ पे कहा इक्वल है वही पूछ रहा है कि ये क्या होंगे। मान लो अगर ये 50 आते हैं तो ये भी 50 होगा, ये वाला भी 50 होगा, दोनों 50-50 होगा। मान लो ये 60 आता है तो ये भी 60। कहने का मतलब ये है कि जो एक की वैल्यू आएगी वही दूसरे की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें यही पता करना है कि जो बेस एंगल है वो उसकी वैल्यू क्या है। तो चलिए कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको प्रॉपर्टी याद है आइसोसेलेस की, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और एक और प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको बताया गया होगा पिछले क्लास 6 में कि किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। और वो अगर नहीं याद है आपको तो वो यहाँ लिख के दिखा दिया गया, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180। इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए तो फिलहाल इतना आपको पता है, तो आप क्वेश्चन लगाते हैं। हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें नहीं पता होती है हम उसी को लेट कर लेते हैं, लेट करने के बाद उसी को मान लेते हैं। तो हमें यहाँ बेस एंगल नहीं पता है, ठीक है ना, हम उसी को मान लेंगे और फिर बाद में हमें बेस एंगल ही पता चलेगा। तो चलिए हम मानते हैं कि दूसरे का बी पार्ट बता रहा हूँ ना आपको, तो दूसरे का बी पार्ट है कि लेट द बेस एंगल्स base angles of the isosceles, let the base angles of the isosceles triangle are, क्या मान लेते हैं, चलिए x मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि जो बेस एंगल्स है वो क्या है, x है। ठीक है, तो आपको पता है अगर एक बेस एंगल x है तो दूसरा वाला भी x ही होगा। ये फिगर याद रखिएगा, इस फिगर को इनफैक्ट बना लीजिएगा याद रखने के लिए। यहाँ इसका नाम है a, ये है b और ये है c। ये भी x है आपका ये वाला, और ये भी आपका क्या होगा x, और ऊपर वाला जो है वो होगा 40। ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा आप। तो क्या हो गया कि बेस एंगल, मैंने मान लिया कि बेस एंगल जो है वो क्या है, x है। अब डायरेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे करके, क्योंकि सभी चीज़ तो आपको पता चली चुकी है। क्या है आपका जो एंगल ए, ट्रायंगल जो होगा उसमें 3 एंगल थे ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, यही होता है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी थी, 40 थी, प्लस एंगल बी कितना था, x था, और सी भी कितना था, वो भी x था, इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ देखिए 40 को उधर भेजेंगे और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x।
तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 40। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो 180 माइनस 40, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई के रूप में उधर जाके क्या बनेगा डिवाइड, तो 140/2, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेस एंगल्स जो होंगे आपके, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बेस एंगल्स जो हैं आपके वो 70 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ चाहे तो लिख दो, सो द बेस एंगल्स विल बी क्या 70 डिग्री, ठीक है ना। बस हो गया, विल बी होगा यहाँ पे एक्चुअली, हाँ विल बी 70 डिग्री, बस हो गया इस तरीके से। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, और अगर नहीं आता तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको जो क्वेश्चन नहीं आता वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आप क्वेश्चन 1 और 2 के सारे क्वेश्चंस करिएगा, और जो नहीं आएगा वो भी पूछिएगा, और अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक।